हर हर महादेव मित्रों। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाना मेरा पेशा नहीं था। कुछ लोग जो ये स्टैंड अप वगैरह कराते थे वो बेचारे नए लड़के थे और उनका बहुत कुछ काम ठीक ठाक चल नहीं पा रहा है। वो कुछ और भी अपना काम कर रहे हैं। फ़िलहाल ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले शुक्रवार से बहुत परेशानी में था मैं, क्योंकि बच्चों भी बीमार हो गए और पत्नी भी। बच्चे स्पेशली दोनों बीमार हुए। फिर बच्ची डेंगू पॉजिटिव हो गई, फिर पत्नी को भी डेंगू निकला और पत्नी की हालत तो इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें एडमिट करना पड़ा है और अभी वो हॉस्पिटल में ही है। हालांकि वो अच्छी स्थिति में है, काफ़ी सुधार है। इस बीच मेरा जन्मदिन आया। पहले से कभी मनाया नहीं गया, बचपन से वैसा परिवार था नहीं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग थे, बिल्कुल मज़दूरों जैसा पूरा मोहल्ला था। और शायद उस ज़माने में मेरे समय के लोग जानते होंगे, रिलेट कर पाएंगे, केक वेक इतना सुलभ नहीं था। ये सब थोड़ी लग्जरीज़ में गिनी जाती थी उस समय। बड़ी बात हुआ करता था, हर सड़ी गली बात पे केक नहीं कटता था, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये बीमारियों में हुआ ये कि अब जैसे अकेले रहने वाला व्यक्ति हूँ, परिवार में कोई साथ और है नहीं, दूर दूर तक कोई रिलेटिव भी साथ नहीं, इतनी दूर रहता हूँ घर परिवार से तो कोई नहीं। तो यदि पत्नी बीमार पड़ जाए और छोटे बच्चे हों, छोटा वाला बच्चा 3 साढ़े 3 साल का है, बड़ी वाली बच्ची भी 9-10 साल के लगभग है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। खाने पीने से लेके देखभाल तक तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं। लेकिन चूँकि मैं घबराता नहीं हूँ और परिवार को घबराने नहीं देता, अपने बच्चों को भी इसी तरह ट्रेनिंग दी है। हालांकि मेरी श्रीमती जी इस मामले में बहुत ही कमज़ोर बैकग्राउंड से आई हैं, चूँकि बहुत बड़े परिवार की रही हैं, पूरे कंबाइन फैमिली में रही हैं, उनकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन उनको भी मैंने काफ़ी कुछ ट्रेंड दिया कि भाई कब तक मैं तुम्हें मतलब एक खोल में ढक के पाल पाऊँगा, कब तक मैं तुम्हारे आगे पीछे रहूँगा। अब उन्हें बाहर भी अकेले भेजता हूँ और बीमार बीमार भी होती है तो काफ़ी बोल्ड बनाता हूँ। ये वीडियो केवल इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। कई बार देखिए शुभचिंतक क्या होते हैं और जाने अनजाने वो शुभचिंतक के बजाय अशुभ चिंतक बन जाते हैं। 12-13 साल पहले की घटना है। बीएचयू में मेरा एक जूनियर हुआ करता था, रेजिडेंट डॉक्टर था। तो गया था इमरजेंसी में, उसकी ड्यूटी थी, कुछ ऐसे ही मिलना जुलना था, मुझे भी शायद कुछ चेकअप वगैरह कराना था, मुझे कायदे से याद नहीं है। तो वहाँ बैठा था तो वो किससे शेयर कर रहे थे। तो सीनियर रेजिडेंट हो गया था, जूनियर्स होते हैं ढेर सारे, वो बॉस कहते हैं मेडिकल प्रोफेशन में अपने सीनियर्स को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बॉस कहते हैं वहाँ। जैसे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ सर कहा जाता था सीनियर को और मैडम कहा जाता था सीनियर को। एक भी साल आगे है तो सर और मैडम हो जाते थे। तो कहानी शेयर कर रहे थे। तो बीएचयू में होता क्या है, पूरा बिहार आता है। बीएचयू ना हो तो मुझे लगता है कि आधा बिहार मर मरा जाए, ख़त्म हो जाए। बाकी इधर के लोग भी आते ही हैं, ज़्यादातर बेचारे कम पढ़े लिखे, शहर इतनी पहली बार, और उस समय व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ तक कि आपके क्या कहते हैं कि आईसीयू वार्ड वगैरह भी इतने डेवलप नहीं थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। लोग बाहर परिवार के लोग रहा करते थे और बाकायदा खाना पीना बना के खाया करते थे, खिलाया करते थे, और लोग देखने आया करते थे धुआंधार। तो सपोज़ दैट कि कोई बीमार है और वहाँ की स्थिति क्या होती थी वार्ड में, चाहे इमरजेंसी वार्ड हो या कोई भी वार्ड हो, एडमिट है तो वहाँ स्थिति क्या होती। मान लीजिए एक व्यक्ति बीमार है, ठीक ठाक है, रेजिडेंट्स बेचारे वैसे ही वर्कलोड बड़ा ज़्यादा होता है तो परेशान रहते, थोड़े चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। फिर भी मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई मेडिकल प्रोफेशन वालों से कि थोड़ा सा प्रेम से यार बोल दिया करो, शायद तुम्हारा भी टेंशन कुछ कम हो और उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगे। खैर मान लीजिए कोई है बीमार, कोई मरीज़ है और वो भर्ती है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब स्थिति में ही लोग बनारस बीएचयू लाते हैं, अच्छी स्थिति में कोई लाता नहीं। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, वो जूनियर मेरा जो था, 1-2 साल ही जूनियर था। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, चिढ़ा हुआ था, गालियाँ बक रहा था अपने जो उनका चैम्बर होता है बैठ के। तो बताया, तो मैंने कहा देखो यार होता ये है कि पहले कोई बीमार होता है, थोड़ा थोड़ा बीमार हुआ तो वो खुद से अपनी दवा कर लेता है। फिर जब थोड़ी सी ज़्यादा बीमारी बढ़ती है तो वो आसपास किसी बाबा से फूंकवा लेगा, झाड़ फूंक करा लेगा, वो राख या नमक फूंकवा लेगा या कुछ टोटका कर लेगा। फिर उसके बाद थोड़ा और जब सीरियस होगा तो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाएगा जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, जो स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ करके, हाई पावर की दवाएं यूज़ करके किसी तरह तुम्हारी बीमारी को और बुरी स्थिति में ला देंगे। फिर इतना कुछ हो जाने के बाद, झाड़ फूंक हो जाने के बाद, जब उसकी बीमारी लगभग बढ़ जाएगी, उठने बैठने की स्थिति नहीं रह जाएगी और लगभग लगभग उसको यमराज दिखने लगेंगे, घर वाले भी जान जाएंगे कि अब ये लगभग निकल लेगा, तो किसी तरह गाड़ी वाड़ी बुक करके बनारस लाया जाता था उस समय। अभी काफ़ी स्थितियाँ ऐसी हैं। और यहाँ आने के बाद इतना तो तय है कि बड़ी संस्थाओं में, भाई सरकारी संस्थान हैं,
कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट की। आपको पहुंचते ही 2 नर्सेज आ गई, खूबसूरत खूबसूरत, आपको लिटा दी, फर्स्ट क्लास बेड पे ले जाएंगे, आप बैठिए सर हम करा देंगे, आपको टट्टी करा देंगे, हगाम उठा देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो प्राइवेट में करेंगे और प्राइवेट में करने के बदले आपकी गांड मार देंगे। एक दिन इतना कर देंगे, 1 लाख रुपया पकड़ा देंगे, आपकी औकात हो तो दीजिए, नहीं तो मर जाइए सड़के। तो खैर वहाँ इतना तो तय है कि केस आपका कायदे से हैंडल करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, जानकारी ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी मेरिट वाले बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। तो खैर सब काम प्रॉपरली शुरू हो जाता है और उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू होता है। और वो भर्ती है, अब 10-15 दिन गांव में केस बिगाड़ के आया अपने घर से, तो उसकी दशा तो खराब है ही है, और वो ठीक ठाक है, उसको सुधार हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ही होगा, धीरे धीरे होगा, सुधार हो रहा है। लेकिन अब होता क्या है, गाँव में पता चला उस महिला के या पुरुष के, मान लो महिला है तो मायके वाले आ गए, 4-6 आ रहे एक साथ, और अरे हमारे बहने के का हो गया लो, अरे हमारे बहने के का हो गया, मतलब भोकार छोड़ के फेंकराते हुए अंदर घुसेंगे वार्ड में। अब उसको जो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, उससे लग रहा था कि शायद मैं बच जाऊंगी, अब इन लोगों के चेहरे देखकर, इन लोगों की कंडीशन देख के अब उसको लग गया कि नहीं नहीं भैया अब लौड़ने लगना तय है, हमको भले ठीक लग रहा है अंदर से, लेकिन ये लोग अब बता रहे हैं, बिल्कुल जता रहे हैं कि तुमको मरना ही मरना है। ये स्थिति अगर मान लो जेंट्स है, महिलाओं के मामले में ये होता है, उसके मायके वाले आएंगे, अत्यधिक लाड़ प्यार या अत्यधिक प्यार दिखाने के चक्कर में उसको लौड़े लगा देंगे पूरा। जब उसका मनोबल गिरा दोगे यार, मेडिकल साइंस से एक बात कहता है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं रहा, हालांकि मैंने साइंस पढ़ी, परिस्थितियाँ ठीक रहती, मेरे बाप लायक रहते तो मैं आज डॉक्टर होता, खैर नहीं हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर विल पावर कितनी, इच्छा शक्ति कितनी है स्वस्थ होने की, आप कैसे डील करते हैं अपनी बॉडी को, आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मित्रों, ये ईश्वर का बहुत बड़ा आभार है, आप लोगों की शुभकामनाओं का परिणाम है। आज 12-13 साल मुझे नौकरी करते हो गए, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी बीमारी के कारण मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। सरकारी नौकरी में कर रहा हूँ, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली है अपनी बीमारी के कारण, कि आज मैं बीमार हूँ छुट्टी ले लूँ, ऐसा नहीं हुआ। ये ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की शुभकामनाओं का परिणाम है। खैर, अब अगर पुरुष भर्ती है, मान लो कोई भर्ती है और उसकी स्थिति ठीक ठाक हो रही, अब उसमें आएंगे तो कोई रोएगा तो नहीं, क्योंकि उसका नैहर होता नहीं, पुरुष बेचारा तो निरीह प्राणी है ना इस समाज का, पुरुष को तो चूतिया बना के छोड़ दिया है इस देश ने। मतलब वही हाल है कि पुरुष है, ज़िंदगी भर खटेगा, कमाएगा, अपनी पत्नी को, अगर मॉडर्न पत्नी है इस ज़माने की, तो उसको तमाम अय्याशी भी कराएगा, फिर भी वो शोषक माना जाता है। मान लो वो एडमिट है, बेड पे पड़ा है, उसको ठीक ठाक लग रहा है, और उसमें लोग घुसेंगे तो देख ताक लेंगे, उसके लिए कुछ लाए होंगे, और फिर वहाँ क्या बातें शुरू होंगी, आपस में बैठ जाएंगे 4 लोग, ए फलनिया बो जाने ले रे, फलनवों के हमरे नैहरे यह बीमारी भैल रहल, बहुत दवाई भैल बचलन नहीं। वो मरीज सुन रहा है, अब उसको समझ में आ रहा, अच्छा तो इतना वो बताएगी, तो उधर दूसरी शुरू हो जाए, हाँ हमरे ससुरों के यह न भैल रहल, 2 महीना खटिया पे सुतल रहलन, खटिया पे हगलन मुतलन, हम बड़ी सेवा कैनी, लेकिन लास्ट में मर गईलन, का बताइए। शुरू इसी तरह फिर तमाम लोग अपने अपने किस्से शेयर करेंगे, और सब तमाम नेगेटिविटी से भरी बातें कर करके उस मरीज को, जो थोड़ा ठीक होने की स्थिति में आ रहा था, उसको बिल्कुल यमराज के निकट पहुंचा ही देंगे। ये हमारे आपके शुभचिंतक हैं। और कितनी समस्याएं होती हैं उन देखभाल करने वालों के लिए। अब तो मान लीजिए मोबाइल आ गया है, सपोज कोई बीमार है और दिन भर में तुम 5 बार फ़ोन कर दो, मेरे कोई भी व्यक्ति है अकेला है, अभी बहुत जल्दी मुझे पता है कि मेरे ससुराल में भी मेरे साले बीमार हो गए, जबकि साले साहब डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे पता है लंबे समय से उनको बुखार हो रहा है, रहस्यमय बुखार हो रहा है, पता नहीं क्या है, डेंगू फैला हुआ है भयंकर तरीके से, फिर भी क्या कर लूँगा यार कॉल करके 10 बार। मुझे पता है कि वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, सही हो जाएंगे, छोटे वाले भी बीमार थे, फ़ोन कर करके 10 बार डिस्टर्ब करूँ, कब व्यक्ति सो रहा है मैं नहीं जानता। मेरे जैसे अगर 10 रिलेटिव हो जाएं और 10 बार दिन में फ़ोन कर दें, पता चला नींद अभी आनी शुरू हुई है, उसको कॉल कर दिया, भैया कैसे हो, उसका बात करने का मूड ना हो यार, तो किसी को देखने ना जाओ। हमारे यहाँ कई चीज़ें जो परंपराएं बनी, बड़ी गंदी परंपराएं बनी हैं कि फालतू अस्पताल देखने जाना, ना जाओ भैया, बिल्कुल ना जाओ, हाथ जोड़ के कहता हूँ मत जाओ। और दिन भर में 1 बार फ़ोन करो, हाल चाल लेना, और 2-4 ठीक है तो 2-4 दिन बात करो प्लीज़, किसी के भी साथ। ये बहुत दिनों से ये बातें मेरे मन में थी, ये मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये झेल रहा हूँ। अकेले रहता हूँ तो बच्चे बीमार होते हैं, रात को इमरजेंसी में लेके भागा हूँ, शुक्रवार शनिवार दोनों दिन मैं रात 2-2 बजे 3-3 बजे लेके गया हूँ, और ये सब चलता है। लेकिन ये प्लीज़ ना जाओ। हाँ ये पूछो भैया तुम्हें पैसे तो नहीं घट गए, या जाओ तो वहाँ रुको, उनकी देखभाल करो, और हॉस्पिटल में भीड़ ना लगाओ यार। हॉस्पिटल में भीड़ लगाते हो ना, पूरी जो मेडिकल वाले हैं वो भी टीम पूरी परेशान होती है, आप लोग गंदगी करते हैं, बिना मतलब हल्ला करते हैं, और जिनका वो परिवार है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो ये सब ध्यान दीजिए। जैसे कोई मर गया,
ये बड़ी गंदी परंपरा हमारे देश में है। कफन देना है साले को, सब देंगे कफन, सब देंगे। अरे हमार कफन वो लिया जब बाबू के साथ है, अरे बाबू मर गए, बाबू अब कुछ नहीं ले जाएंगे। और जो तुम लोग कफन देते हो वो आओ यहीं मणिकर्णिका पे देखो, साला गट्ठर का गट्ठर नरक हो गया है, गंदगी। वो कफन एक भी जलता नहीं है, चिपक जाता है बॉडी में, बॉडी को जलने में टाइम लगता है, सब निकाल के फेंका जाता है। प्लीज़ ना दो यार कफन। उसके बदले उस परिवार की सहायता करनी, तुम 100 200 400 500 उसकी जेब में डाल दो। ये सब यार गलत परंपराएं छोड़ो बॉस, थोड़ा बदलाव लाओ समाज में। कोई आवश्यकता नहीं इन दिखावों की। हम देखने, तुम झुंड के झुंड देखने आ रहे हो, क्या मतलब है यार? क्या कर लोगे देख के? हाँ, ब्लड की ज़रूरत हो आप आइए, पैसे की ज़रूरत है आप आइए, सेवा करने की ज़रूरत है आप आइए, रुकिए। ये देखने ताकने वाला चक्कर, डिस्टर्बेंस छोड़िए। अब जो सरकारी रिपोर्ट है सर्वे की हमारे देश में, स्नेक बाइट्स, अभी बारिश का सीज़न बीता है, स्नेक बाइट्स से जितनी मौत होती है, आप लोगों को ये देखेंगे, अब पता नहीं इस समय का डेटा क्या है, 1 साल का मैंने देखा था, 90% से ज़्यादा मौत जो थी वो सांप के काटने के कारण, यानी उसके पॉइजन से नहीं हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर सांप जो हैं नॉन पॉइजनस होते हैं। इधर तो उत्तर प्रदेश वगैरह में 2 ही सांप हैं जिनके काटने से मौत होती है जनरली, और वो करैत है जो साइलेंट किलर कहा जाता है, और एक नाजा नाजा है, कोबरा, शंकर जी वाला। बाकी सब तो बेचारे ऐसे ही हैं, उनका काटने से मौत वौत होती नहीं, जहर होता नहीं। लेकिन सांप काटने से लोग मरते क्यों हैं? बकलोली की हद ये है कि जितने लोग मरते हैं वो हार्ट अटैक से मरते हैं। उसको अपनी भाषा में कहूँ, बनारसी भाषा में, तो हार्ट अटैक नहीं आता, गांड फट जाती है। गांड फाड़ते कौन है? ये रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब गांड फाड़, अरे सांप कटला, सब ना बची हन, करियवा रहल, असिलका रहल, नकिलका रहल, शंकर जी वाला रहल। अब वो साले को तो, उसको तो वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, डर के मारे वो मर जाएगा। तो यार ये सब ना करो प्लीज़, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ो यार। झाड़ फूंक के चक्कर में वही व्यक्ति बचता है सांप वाँप वाला जिसको विषहीन सांप ने काटा हो। अगर जहर वाला काटा, और जहर वाला भी काटेगा तो 50% केस ऐसे हैं कि पॉइजन अंदर नहीं गया है। ये भी जान लीजिए। आप लोग डॉक्टर से समझिए, अब तो डॉक्टर्स बहुत है, सोशल मीडिया पढ़िए लिखिए देखिए, तो नहीं गया है। लेकिन अगर गया भी है तो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचिए, ठीक ठाक दवा लीजिए। झोला छाप के चक्कर में प्लीज़ मत पड़िए। अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाइए, नहीं समझ पाते तो सरकारी में जाइए, बड़ी जगह जाइए, BHU जैसी जगह जाइए, लेकिन ऐसी जगहों पर जाइए। झाड़ फूक के चक्कर में डिले मत करिए, केस बिगड़ जाता है, लोगों की स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को मुझे कहना था आप लोगों से, और इसीलिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। तो देखभाल बहुत ज़रूरी है, मरीज का हौसला बनाए रखना है। कोई भी बीमारी हो जाए यार, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए। जन्मदिन के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ अपेंडिसाइटिस का, और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरे लाइफ का पहला ऑपरेशन घोर दरिद्रता के दिन थे। घोर दरिद्रता मतलब ये नहीं निश्चित होता था कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रयाग में इस तरह की लाइफ कटती थी। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खाना खाता था, कभी कभार नहीं खाता था, कभी 2-4 रुपए हैं वो भी फुटपाथ पे किताबें बिकती हैं, खरीद लिया तो उस दिन खाना नहीं खाया। बिल्कुल डायरी लिखा है कि आज खाना नहीं खाया, बुक्स खरीदी हैं कोई 2-4 रुपये 5 रुपये की किताबें मैं ले लेता था फुटपाथ से, और मेरे पास उसका कलेक्शन लगभग 500-600 किताबें ऐसी हैं। खैर उस समय अपेंडिसाइटिस का पेन हुआ, रात भर साला दौड़ दौड़ के टट्टी जाता रहा, लगता था टट्टी होगी, पेट में मरोड़ उठे, और एकदम यमराज देखते रहे, पूरी रात छटपटाता रहा। सुबह गया यूनिवर्सिटी के एन झा हॉस्टल में, डॉक्टर साहब बैठते थे, अग्रवाल साहब, उसमें बड़े मस्त डॉक्टर थे, गजब की नॉलेज। उन्होंने बिल्कुल डायग्नोस किया कि अपेंडिसाइटिस है तुम्हें, वैसे करा लो सोनोग्राफी। कराया भी तो दशा ये थी कि घर परिवार छोड़ा हुआ था, मामा जी थे, तो भी कोई दूसरा कितना करेगा रिलेटिव। बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक यादव जी की डॉक्टरी थी वहाँ मेरे ननिहाल के पास, झोला छाप, कोई डिग्री नहीं थी उनके पास, उनके यहाँ ठेका दिया। ठेका सिस्टम पे इलाज होता है झोला छाप गांव में। मतलब अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करना है और उसके बाद उसकी जो भी दवा ववा होगी उसके बाद पूरा ठेका 3000 का तय हुआ। अब इमेजिन करिए 3000 में साला वो क्या क्या करेगा। हालांकि आज की बात नहीं है, ये 14 साल 15 साल पहले की बात होगी, नहीं हाँ 14-15 साल पहले की बात होगी। खैर एडमिट कर लिया, सब कुछ चेक करके, और फिर बताया कि हम सरकारी सर्जन बुलाते हैं, उसको हम देंगे 1000 और वो बढ़िया से करके चले जाएंगे तुरंत। सामने ही बिल्कुल सरकारी अस्पताल था, PHC। फिर रात को बताया था कि हाँ ये करेंगे ऑपरेशन हम लोग अगले दिन सुबह। रात को ही पता चला 7-8 बजे, और मुझे ले गए उसमें ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर क्या था, वो एकदम मकान जर्जर सा था, टूटा फूटा, ऐसे कबाड़ टाइप का, जैसे भुतहा घर होता है, उसमें ले गए। पता नहीं कैसे, क्या लाइट फाइट थी नहीं थी, और मुझे ले बोले आप लोग ऑपरेशन है। एक ही बॉटल चढ़ा था, जबकि ब्लड को डायलेट करने के लिए पर्याप्त वो DNS लगा देते हैं कि पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाए बॉडी में। फिर वो लगाने लगे सब कुछ, और रीढ़ की हड्डी में जो बेहोशी वाला इंजेक्शन होता है, सुन्न करने वाला, उससे बेहोश तो नहीं होते, आपका पार्ट नीचे का सुन्न होता, वो लगा दिए। फिर कपड़ा वपड़ा लगा के यहाँ निशान मार्क कर रहा है, और मेरी डर के मारे फटी पड़ी। मैंने कहा सर ऐसा है कि मैं होश में हूँ, मुझे पता चल रहा है मैं मर जाऊँगा, दर्द के मारे बहुत टेंशन हो रही है। कह रहे नहीं 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 तुम सुन्न हो गया है, सुन्न हो गया बिल्कुल सुन्न। मैंने कहा नहीं सुन्न हुआ।
तो उन्होंने कहा अच्छा पैर का अंगूठा हिलाओ। मैंने हिला दिया, एकदम कायदे से हिला दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर कहा अच्छा ऐसे है कि पैर उठाओ। मैंने पैर उठा दिया। इतना देखते सब हक्का बक्का बोले यार ऐसा कैसे हो चुका, कैसे हो सकता है, मतलब तुम्हें पूरी डोज दी गई। तो मैंने बताया सर योग बहुत किया है और भयंकर किया है, इच्छा शक्ति इतनी है कि पीड़ा को हद तक सह ले जाता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कंपोज का इंजेक्शन दिया इंट्रावेनस, तब मैं बेहोश हुआ। और ये भी मैंने उसके पहले कहा था कि सर आज मेरा जन्मदिन है, नवरात्र की अष्टमी को जन्म हुआ था और कई बार अंग्रेज़ी महीने से भी दुर्गा पूजा पड़ जाता है उसी समय। तो मैंने कहा सर आज तक जन्मदिन नहीं मनाया गया, ऐसा करिए साले को यहाँ पे एक कैंडल जलाओ और फिर फूंको तब मुझको काटो यार हैप्पी बर्थडे बोल के। खैर वो ऑपरेशन हुआ, वो झोला छाप डॉक्टर अपने नर्सेस के साथ मिलकर फाड़ फूड़ के खुद ही रख दिया। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन आप लोग जानते होंगे, मात्र इतना चीरा लगता है, इतना इतना फाड़ा है हरामखोर ने, इतना फाड़ा है भाई साहब। इतने में साली पूरी बच्चेदानी निकाल देते हैं, साले ने पूरी बच्चेदानी निकाल दी। और भाई साहब वो टाँका अभी तक वैसे ही हार्ड है क्योंकि अंदर साले ने प्लास्टिक छोड़ दिया है। ये मजाक नहीं कर रहा, इट्स नॉट अ कॉमेडी, ये सीरियस है यार, ये है पेट में अभी है बिल्कुल वैसे। इतना बड़ा फाड़ दिया हरामखोर ने, आलू के बोरा टाइप का सिल दिया। और वो टाँका गले ने 2-4 महीने के बाद मैं गया, करा नहीं गल जाएगा। फिर अग्रवाल साहब के पास गया तो वो तुरंत बताएं, यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर साहब, उन्होंने तुरंत कहा कि ये टाँका लगाने में पहले के डॉक्टर्स नहीं संभाल पाते थे, तो अंदर से एक प्लास्टिक का सपोर्ट लेकर टाँका लगाते थे, पता नहीं वो क्या चीज़ है, मेडिकल वाले समझते होंगे। तो उन्होंने कहा सोनोग्राफी करा लो। तो दोबारा वो सोनोग्राफी भी उस समय भी 300 रुपये के होते थे और मेरे लिए 300 रुपये आज के हिसाब से 3 लाख रुपये के बराबर थे उस समय। तो फिर स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज में एक था वो गरीबों वाला सिस्टम, उसमें किसी तरह नंबर लगता था, शायद 50-100 रुपये में होता था। तो वहाँ मैंने कराया तो पता चला हाँ वो है। तो वो मैं फिर गया उस झोला छाप के पास, उस डॉक्टर के पास, वो यादव जी के पास। तो वो कह रहा कि तब मान लिया, अपने यहाँ भेजा जहाँ उसकी सेटिंग थी, कहा वहाँ जाके कराइए। सोनोग्राफी वहाँ कराने गया तो उसने रिपोर्ट नहीं दिया, उसको कॉल करके बताया कि हाँ प्लास्टिक छूटा है। तो उसने कहा ऐसा एक दिन आवा, हम इसे चीर के इसे खींच दे निकल जाए। मैंने हाथ जोड़ा, हरामखोर छोड़ दो भैया जान, वैसे डाल के आज तक पढ़ाया गया। तो इसी तरह जीवन कट रहा है मित्रों, आप लोग आनंद लीजिए। परिवार बीमार होता है, कोई भी बीमार होता है, प्लीज़ आप लोग बीमार होइए तो अपने परिवार का सहयोग करिए, जो आपकी देखभाल करता है वो जैसा कहता है वैसा करिए। बच्ची मेरी बहुत ही दुबली पतली है, बिल्कुल मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन डेंगू पॉजिटिव हुई, प्लेटलेट्स भी 1 लाख के अंदर आ गया था, बाद में और भी गिरा होगा। मैंने पैनिक होने के नाते नहीं कराया टेस्ट, क्योंकि बार बार टेस्ट कराना भी सही नहीं, जब क्या कहते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में कि उसको निरीक्षण लगातार, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है डेंगू में या किसी बीमारी में। ऑब्जर्व कर रहा था कि हाँ फूड इनटेक हो रहा है, लिक्विड ले रही, खा पी रही, तो उसको मैंने जो कुछ भी दिया, आयुर्वेदिक चीज़ें भी, काढ़ा वाढ़ा, घर की चीज़ें पीस पास के ऐसे, तो वो सर बिल्कुल ठीक, एडमिट नहीं करना पड़ा, ठीक ठाक है, खा पी रही सब कुछ। खाना पीना यार मैनेज कर रहा हूँ, कुछ मार्केट से ले लेता हूँ, बाकी फल फूल है भरपूर, तो इस तरह से चल रहा है काम। तो यार ये कहीं देखने जाइए मरीज को, मरीज से कॉल करके बात करिए। तो यार ये ना बताइए अरे उनके डेंगू हो गया रहा, वो 3 महीना खटिया से उठ ना पाए, चक्कर आए, लिलातेन रहा, उल्टी होत रहा, हग देत रहे नहीं, ये सब मत बताइए यार। उसको ये बताइए कि भैया कोई बड़ी बात नहीं, एंजॉय करो, जो कुछ खा पी सकते हो खाओ पियो, रेस्ट करो, मज़े लो। सारे डॉक्टर यही समझाते हैं, लेकिन भैया अपने रिश्तेदारों को समझाइए, अपने घर वालों को समझाइए प्लीज़, कि उसको एनर्जी दें, उसको जीवन जीने की ललक उसके अंदर बनाएं। वो मर जाए अच्छी बात है यार, हंसते मुस्कुराते मर जाएं। मैं तो किसी व्यक्ति को आज तक अस्पताल देखने गया हूँ, चाहे उसका बड़ा सा बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, उसको हंसा के ही आता हूँ यार। मेरी खुद भाभी, मेरे मामा की बहू है बड़ी वाली, उनका पूरा ब्लैक बॉक्स निकला था। ब्लैक बॉक्स मतलब वही बच्चेदानी, स्वरूपरानी में, वही मेरे साले साहब सेटिंग वेटिंग करके निकलवाए थे वहाँ बढ़िया। मैं गया और मैंने उसको कुछ हंसा दिया, वो लगी गालियाँ देने, और मुझे समझ में नहीं आया क्यों, तो टाँका यार बच्चेदानी वाला बड़ा लगता है, जैसे मेरा लगा इतना बड़ा, तो लगी चिल्लाने की, मतलब हंसने के कारण पीड़ा बढ़ गई। फिर भी ठीक है यार, डॉक्टर खुद कहते हैं चलिए फिर ये थोड़ा बहुत पीड़ा बढ़ता है। आप प्राइवेट में जाइए, आपको दर्द नहीं होने देंगे, आपका ऑपरेशन होगा अगले दिन से ठोंके रहेंगे पेन किलर। जबकि मेडिकल मैनुअल के विरुद्ध हैं ये बातें। जो लोग डॉक्टरी पढ़े हैं वो जानते होंगे, आपके घरों में मित्र होंगे, कि पीड़ा को आप सहिए थोड़ा, हर बात पे पेन किलर लेना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। बॉडी को समझिए, जब ना बर्दाश्त हो तभी लीजिए, सह सकते हैं तो सहिए और हौसला बढ़ाइए यार, मरीज का भी परिवार वालों का भी, उनको डिमोरलाइज ना करिए आप अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा। उठ बैठ नहीं पाते, फलाने के साथ ऐसा हुआ, वैसे मर गए, वो 4 महीना हगे, वो 3 महीना उल्टी की, यार क्या है ये सब यार। मरीज़ और परेशान होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत आभार मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला है विजयादशमी, आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। हर हर महादेव।